नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। एक बार फिर से हाजिर है अपन रीनल सिस्टम की दुनिया में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में और अपन ने बात की थी फंक्शंस ऑफ किडनी के कि किडनी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। अभी आज जो अपन रीनल सिस्टम के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है, देखिएगा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। उस टॉपिक का क्या नाम है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। फर्स्ट वर्ड आ रहा है जक्स्ट्रा, सेकंड वर्ड आ रहा है ग्लोमेरुलर, थर्ड वर्ड आ रहा है एपरेटस। अगर हम बात करें इस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस की, तो इस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस को ही कहा जाता है जेजी एपरेटस। इसी को क्या कहा जाता है? जेजी एपरेटस, यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहें या जेजी एपरेटस कहें। अगर हम बात करें पहले कि ये जेजी एपरेटस या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता क्या है, तो यहां पर देखिएगा पहला वर्ड आ रहा है जक्स्ट्रा, और जक्स्ट्रा वर्ड का मीनिंग होता है इन फ्रंट, इन फ्रंट या के सामने। किसके सामने? तो देखिए सेकंड वर्ड आ रहा है ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर मींस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर मींस ग्लोमेरुलस। एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसा यंत्र जो कि ग्लोमेरुलस के फ्रंट में सिचुएटेड हो। और हमें पता है, अपन ने बात की थी पहले ही कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो अपन ने नेफ्रॉन पढ़ा था। नेफ्रॉन के अंदर अपन ने पढ़ा था ये बोमन कैप्सूल होता है, और बोमन कैप्सूल के आगे की ओर अपन ने पढ़ा था कि कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और उस कैपिलरीज के नेटवर्क को अपन ने क्या नाम दिया था? ग्लोमेरुलस नाम दिया था। ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को अपन ने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस के फ्रंट में, इसके आगे की ओर, यानी कि अपन यहां की बात कर रहे हैं, इस ग्लोमेरुलस के आगे की ओर जो एपरेटस होता है उसी को हम कहते हैं जक्स्ट्रा। जक्स्ट्रा मींस इन फ्रंट। किसके फ्रंट में? ग्लोमेरुलस के। ग्लोमेरुलस के फ्रंट में सिचुएटेड एपरेटस क्या कहलाता है? जेजी एपरेटस। अगर हम बात करें इस जेजी एपरेटस की कि जेजी एपरेटस किस प्रकार से मिलकर के बना होता है, तो देखिएगा अपन जो अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अभी जो टॉपिक अपन डील करने जा रहे हैं उसका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, या इसी को अपन ने क्या नाम दिया है? इसी को अपन ने नाम दिया है जेजी एपरेटस। इसी को अपन क्या कहते हैं? जेजी एपरेटस। और इसमें अपन ने लिखा कि एक ऐसा एपरेटस जो कि इन फ्रंट, जक्स्ट्रा मींस इन फ्रंट, किसके फ्रंट में? ग्लोमेरुलस के। ग्लोमेरुलस के फ्रंट में जो सिचुएटेड एपरेटस होता है उस एपरेटस को ही हम क्या कहते हैं? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अगर अपन बात करें इस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस की एग्जैक्ट इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखिएगा अपन ने सबसे पहले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये नेफ्रॉन अपन ने पढ़ा था, उसकी पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब, उसमें भी थिन और थिक वाले पोर्शन अपन ने इसकी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। देन अपन ने बात की थी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। इस प्रकार से अपन ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। यहां अपन ने बात की थी कि इस बोमन कैप्सूल के आगे की ओर एफरेंट आर्टीरियोल आता है, और वो आगे एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है जिसको अपन ने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से फिर अपन ने बात की थी आगे की ओर एक कैपिलरीज जो नेटवर्क बनता है उसको अपन ने नाम दिया था ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से आगे इफरेंट आर्टीरियोल।
यहां तक अपन ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अपन ने बात की थी उसमें रिनल कॉर्पस्कल होता है जिसके अंदर एक बोमन कैप्सूल होता है, बोमन कैप्सूल के आगे की ओर एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस के लिए ब्लड लेकर के जाने वाली वेसल्स एफरेंट आर्टीरियोल कहलाता है। यहां से निकलने वाली वेसल्स इफरेंट आर्टीरियोल कहलाती है। नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट जिसको अपन ने रीनल ट्यूब्यूल्स नाम दिया था, जिसमें एक होती है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। लूप ऑफ हेनले के अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे, डिसेंडिंग लिम्ब, हेयरपिन बैंड और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में भी अपन ने बात की थी थिक डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग में भी अपन ने बात की थी थिन असेंडिंग और थिक असेंडिंग। अब इसके अंदर अपन ग्लोमेरुलर एपरेटस या जेजी एपरेटस पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें जेजी एपरेटस के अंदर, तो जेजी एपरेटस में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अगर हम बात करें जेजी एपरेटस की या जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की, तो उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके अंदर पहली सेल्स, तो एक सेल्स यहां पर पाई जाती है, और यहां पर जो ये सेल्स पाई जाती है, इन सेल्स को कहा जाता है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा सेल्स। पहली सेल्स के बारे में हम बात करें, यहां पर अपन ने लिखा है फर्स्ट सेल, जिसको अपन ने लिखा है मैक्यूला डेंसा सेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैक्यूला डेंसा सेल कहां पर पाई जाती है, तो हम बात करेंगे कि कुछ नेफ्रॉन के अंदर तो मैक्यूला डेंसा सेल जो थिक असेंडिंग सेगमेंट है, ये असेंडिंग लिम्ब है, और असेंडिंग लिम्ब का ये जो बड़ा पोर्शन है इसको हम कहते हैं थिक असेंडिंग सेगमेंट। कुछ नेफ्रॉन के अंदर तो इस थिक असेंडिंग सेगमेंट के एंड पोर्शन पे पाया जाता है, और कुछ नेफ्रॉन के अंदर ये जो डीसीटी वाला पोर्शन है, इस डीसीटी वाले पोर्शन का जो इनिशियल पार्ट है, जहां से डीसीटी शुरू होती है, वहां पर पाया जाता है। यहां हम इस जेजी एपरेटस में सिर्फ एक नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं कि एक नेफ्रॉन में किस प्रकार से होता है। सारे के सारे नेफ्रॉन में ये जेजी एपरेटस पाया जाता है। अगर हम बात करें जेजी एपरेटस की, तो जेजी एपरेटस एक ऐसा एपरेटस होता है जो कि नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के फ्रंट में पाया जाता है। ये बेसिकली सेल्स का कलेक्शन या सेल्स का गुच्छा होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली सेल जिसको अपन ने नाम लिखा है मैक्यूला डेंसा सेल। ये मैक्यूला डेंसा सेल नेफ्रॉन के अंदर थिक असेंडिंग सेगमेंट जो होता है उसके लास्ट पोर्शन में, और कुछ नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी का जो इनिशियल पोर्शन होता है वहां पर पाई जाती है। दूसरी सेल्स के बारे में अगर अपन बात करें, तो दूसरी सेल जो होती है वो इसे एफरेंट आर्टीरियोल्स की दीवार में पाई जाती है। ये एफरेंट आर्टीरियोल है, और एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में कुछ सेल्स पाई जाती है, और इस एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में पाई जाने वाली सेल को नाम दिया जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, या इसी को कहा जाता है ग्रेन्युलर सेल। दूसरे प्रकार की सेल्स की हम बात करें कि एक ऐसी सेल्स होती है जो कि एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में पाई जाती है, और इस एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में पाई जाने वाली सेल का नाम होता है जेजी सेल्स, या उसी को कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, या इसमें कुछ छोटे छोटे दाने या ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ग्रेन्युलर सेल्स। जक्स्टा मीन्स इन फ्रंट, और किसके फ्रंट में? ग्लोमेरुलस के फ्रंट में ये सेल पाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स, या इन्हीं को कहा जाता है ग्रेन्युलर सेल्स, बिकॉज इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या दाने पाए जाते हैं। अगर हम तीसरे प्रकार की सेल्स के बारे में बात करें, तो तीसरे टाइप की जो सेल्स होती है वो इस ग्लोमेरुलस के जस्ट आगे की ओर पाई जाती है, और यहां पर जो सेल्स पाई जाती है इन सेल को नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा
ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, मीजेंजियल सेल्स, या इसी को कहा जाता है लेसिस सेल। तीसरे प्रकार की जो सेल्स पाई जाती है उन सेल को कहा जाता है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल्स, या इन्हीं को कहा जाता है लेसिस सेल। पहली बात, हम रीनल सिस्टम के इस आज के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, तो अपन बात करेंगे कि उस टॉपिक का जो नाम है वो है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस या जेजी एपरेटस। एक ऐसा एपरेटस जो कि नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस वाले पार्ट के आगे की ओर या उसके फ्रंट में पाया जाता है, उसको हम जेजी एपरेटस कहते हैं। दूसरी सूचना यह है कि जेजी एपरेटस बेसिकली कोशिकाओं का समूह है, कलेक्शन ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, और इसके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। उन 3 प्रकार की सेल्स को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करें तो पहली सेल जो है उसको अपन ने लिखा है मैक्यूला डेंसा सेल। मैक्यूला डेंसा सेल कुछ नेफ्रॉन के तो थिक असेंडिंग सेगमेंट का लास्ट पार्ट होता है उसमें, और कुछ नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी का इनिशियल पोर्शन जो होता है, आरंभिक भाग होता है, वहां पर पाई जाने वाली सेल है। दूसरे प्रकार की सेल एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में पाई जाती है, ग्लोमेरुलस के जस्ट फ्रंट में, उसको कहा जाता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, जेजी सेल, या उनको कहा जाता है ग्रेन्युलर सेल। जेजी एपरेटस हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल या ग्रेन्युलर सेल। और तीसरे प्रकार की सेल ग्लोमेरुलस के जस्ट बाहर की ओर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, या इसी को कहा जाता है लेसिस सेल। यहां हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जब अपन ने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उस दौरान यहां पर कुछ कोशिकाएं पढ़ी थी, उनका अपन ने नाम दिया था ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, और हमने कहा था कि ये किडनी की मैक्रोफेजेज होती है ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर पाई जाती है। और अगर ब्लड के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, फॉरेन बॉडी आ जाता है, तो ये उसको यहीं पर एंगल्प कर लेती है, डेस्ट्रॉय कर लेती है, और किडनी का क्या बनाती है, डिफेंस या मैक्रोफेजेज सिस्टम बनाती है। तो यहां जो अपन ने सेल पढ़ी थी उसको हमने सिर्फ नाम दिया था ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, वो सेल अलग थी। और यहां हम जो डील कर रहे हैं वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर ना होकर के उसके जस्ट आगे की ओर, बाहर की ओर है, और इसको हमने नाम दिया है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, या इसी को हमने नाम दिया है लेसिस सेल। ये हम इस डायग्राम को, इस जेजी एपरेटस को इजी करने के लिए पढ़ रहे हैं। अब इसको जेजी एपरेटस क्यों कहते हैं उसका देखिएगा। अपन ने जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब हमने बात की थी कि नेफ्रॉन को अपन इजी करके इस वे में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद में अपन बात करें तो उसकी डीसीटी जो होती है उस नेफ्रॉन के जस्ट आगे की ओर ही आती है। इसमें अगर हम उसी जेजी एपरेटस को देखें कि कौन सी सेल कहां पर पाई जाएगी, तो ये इसका ग्लोमेरुलस, इसमें हमने बात की है कि एक सेल, ये वाली सेल देखिएगा, ये डीसीटी के शुरुआत में या थिक असेंडिंग सेगमेंट के एंड में है, तो यहां पर थिक असेंडिंग सेगमेंट यहां खत्म हो रहा है, यहां से ये डीसीटी शुरुआत हो रही है। तो हो सकता है ये जो सेल अपन ने वहां पर ड्रॉ की है वो यहां पर ऐसे होगी, यहां पर मैक्यूला डेंसा पाई जाएगी। दूसरी सेल यहां पर देखिए अपन ने इसको एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में दर्शाया है, तो इस सेल को अगर अपन यहां डिस्कस करें तो ये सेल कहां पर पाई जाएगी, ये जस्ट यहां पर पाई जाएगी। और अगर हम बात करें तीसरी सेल, अगर हम बात करें तीसरी सेल जो अपन ने यहां पर दर्शाया है, अगर इसी सेल को अपन यहां डिस्कस करें कि यहां पर कहां पाई जाएगी, तो हम कहेंगे यहां पर ये सेल इस जगह पाई जाएगी, जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल। यानी कि इन 3 प्रकार की सेल से मिलकर के बनता है क्या, जेजी एपरेटस। अब मैं क्या आपसे ये कह सकता हूं कि जेजी एपरेटस एक ऐसा एपरेटस है जो मुख्य रूप से कितने प्रकार की सेल से मिलकर के बनता है, तो 3 प्रकार की सेल से मिलकर के बनता है। और इन तीनों प्रकार की सेल्स को अगर अपन देखें तो ग्लोमेरुलस के जस्ट फ्रंट के अंदर या उसके जस्ट आगे की ओर सिचुएटेड है।
तीनों प्रकार की सेल इस ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन के जस्ट फ्रंट में है और इन सेल्स के मिलने से बनता है एपरेटस जिसका नाम है जेजी एपरेटस, जिसका मतलब होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, या एक ऐसा एपरेटस जो कि नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के जस्ट फ्रंट में सिचुएटेड होता है। यहां तक क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिएगा, अगर अपन बात करें इसको जेजी एपरेटस के बारे में, हम रिनल सिस्टम के आज के लेक्चर में जेजी एपरेटस या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस की, तो अपन ने बात की कि एक ऐसा एपरेटस जो कि नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के फ्रंट में सिचुएटेड होता है। यह एपरेटस मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल्स के आपस में मिलने से बनता है। इसमें पहली सेल जिसको हम नाम देते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा सेल एक ऐसी सेल होती है जो कि थिक असेंडिंग सेगमेंट के एंड पोर्शन में और कुछ नेफ्रॉन्स के अंदर डीसीटी के इनिशियल पोर्शन में पाई जाती है। दूसरी सेल जिसका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल या ग्रेन्युलर सेल्स, जो कि एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलर सेल्स भी कहा जाता है। और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल की शॉर्ट फॉर्म होती है जेजी सेल, यानी जेजी एपरेटस में जेजी सेल पाई जाती है। और तीसरी सेल है जो कि ग्लोमेरुलस के जस्ट बाहर की ओर होती है, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल, या इसी को कहा जाता है लेसिस सेल। ये इसके अंदर पाई जाने वाली ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल से अलग है, ये जेजी एपरेटस का पार्ट है, जबकि ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल किडनी की मैक्रोफेजेज है। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर या किडनी के अंदर जेजी एपरेटस का काम क्या है, जेजी एपरेटस के फंक्शन क्या है, जेजी एपरेटस क्या काम आता है, तो देखिएगा, अगर हम बात करें जेजी एपरेटस के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। एन एपरेटस which situated in front of glomerulus, एक ऐसा एपरेटस जो कि ग्लोमेरुलस के फ्रंट में सिचुएटेड होता है। दूसरा हम कहेंगे ए कलेक्शन ऑफ सेल्स, ए कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये कोशिकाओं का कलेक्शन है और इसके अंदर कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है? 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की सेल्स पाई जाती है? तो अपन कहेंगे कि 3 प्रकार की सेल्स इसमें पाई जाती है। अगर हम बात करें कि ये जेजी एपरेटस क्या क्या काम करता है, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के काम करता है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बॉडीज ब्लड प्रेशर। ये चीज आपको याद रखनी है कि जेजी एपरेटस काम क्या आता है, तो अपन ने पहला लिखा है, इसमें 3 काम करेगा। उसमें पहला काम क्या है? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बॉडीज ब्लड प्रेशर। ये अपनी बॉडी के ब्लड प्रेशर का हार्मोनल रेगुलेशन करता है। किस प्रकार से हार्मोन हमारी बॉडी की बीपी अगर बढ़ी हुई है तो कम करने में मदद करते हैं, और किस प्रकार से हार्मोन अगर अपनी बॉडी की बीपी कम हो गई है तो उसको बढ़ाने का काम करते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन अपनी ब्लड प्रेशर का कैसे होता है, वो इस जेजी एपरेटस के द्वारा करवाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये दूसरा फंक्शन क्या करता है, तो ये करता है रीनल ब्लड फ्लो रेगुलेशन। पहला काम तो ये करता है कि बॉडी के अंदर बीपी कम हो रही है तो उसको बढ़ाना, और बढ़ गई है तो उसका कम करना। ये हार्मोन के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, वो जेजी एपरेटस करवाता है। दूसरा काम है कि किडनी के लिए रीनल ब्लड फ्लो का मतलब है कि जो किडनी के लिए ब्लड जाता है उस ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करना, उसको एक कांस्टेंट लेवल पे बनाए रखना। अगर किडनी को ज्यादा ब्लड जा रहा है तो उसको कम करके नॉर्मल बनाना, और अगर किडनी को ब्लड कम जा रहा है तो किडनी के लिए ब्लड फ्लो को बढ़ाना, बट उसको एक ही लेवल पर बनाए रखने का काम करता है। तो रीनल ब्लड फ्लो का रेगुलेशन करना। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है जीएफआर रेगुलेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेगुलेशन। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसका क्या करता है? रेगुलेशन।
जीएफआर या हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसका रेगुलेशन। अपन ने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक नेफ्रॉन के द्वारा जो ब्लड जाता है उसको फिल्टर किया जाता है, और किडनियों के, दोनों किडनियों के जितने भी नेफ्रॉन है, 20 से 26 लाख नेफ्रॉन के द्वारा पर मिनट जो ब्लड किडनियों में जाता है उसमें से 125 ml फ्लूइड को फिल्टर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उस जीएफआर का रेगुलेशन करना, अगर किडनी ज्यादा ब्लड को फिल्टर करने लग जाए तो उसको कम करके 125 ml बनाना, और कम हो गया हो तो उसको बढ़ाना। ये 3 काम इस जेजी एपरेटस के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। दोनों ही जगह 3 वर्ड आ रहे हैं, यानी कि जो जेजी एपरेटस होता है वो 3 प्रकार की सेल्स के आपस में मिलने से बनता है, जिसमें मैक्यूला डेंसा, जेजी सेल और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल या लेसिस सेल है। और ये 3 ही काम करता है। एक तो ये बॉडी की बीपी का हार्मोनल रेगुलेशन करता है, अगर बीपी बढ़ जाए तो किस हार्मोन के द्वारा कम करवाना है, और अगर बीपी कम हो गई है बॉडी की तो उसको किस हार्मोन के द्वारा बढ़ाना है। दूसरा, ये किडनी का ब्लड फ्लो मेंटेन करता है, किडनी के लिए ज्यादा ब्लड जा रहा है तो उसको कम करके नॉर्मल करना, और किडनी के लिए कम ब्लड जा रहा है तो उसको बढ़ा करके किडनी के फ्लो को नॉर्मल करना। तीसरा, ये जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने का काम करता है। जीएफआर बढ़ गई हो तो उसको कम करने का प्रयास करना, और कम हो गई हो तो उसको बढ़ाने का प्रयास करना। अब हम बात करें कि ये किस प्रकार से ये सारी कंडीशन को डील करता है। देखिएगा, अगर अपन बात करें कि ये जेजी एपरेटस किस प्रकार से काम करता है, तो अपन इसको 1 बाय 1 डील करेंगे। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो जीवन पर्यंत आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी बॉडी के अंदर बीपी का, किडनी के ब्लड फ्लो का और जीएफआर का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। ये अपन एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, पहली सेल अपन ने यहां पे डिस्कस की थी, उसको अपन ने नाम दिया था मैक्यूला डेंसा सेल। दूसरी सेल अपन ने डिस्कस की थी यहां पर, जिसको अपन ने नाम दिया था जेजी सेल। और तीसरी सेल अपन ने उसको यहां पर डिस्कस किया था, जिसको नाम दिया था अपन ने लेसिस सेल। लेसिस सेल, या इसी को अपन ने नाम दिया था एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। इसको अपन ने नाम दिया था ग्रेन्युलर सेल, या इसी को अपन ने नाम दिया था जेजी सेल या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। और इसको अपन ने नाम दिया था मैक्यूला डेंसा सेल। मैक्यूला डेंसा सेल। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से रेगुलेशन करता है, किस प्रकार से ये बॉडी की बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है। देखिएगा, ये मान लीजिए एक पर्सन की किडनीज है, उस किडनी के लिए हमें पता है ब्लड लेकर के एब्डोमिनल एओर्टा से रीनल आर्टरी जाती है। अब इसमें हम एग्जांपल देते हैं या डिस्कस करते हैं। पहला अपन एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हाइपोवोलीमिया या हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन या हम कहें हाइपोवोलीमिया। हाइपोटेंशन या हाइपोवोलीमिया का मतलब बीपी का क्या हो जाना, कम। अब किसी भी प्रकार से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, एक पर्सन डिहाइड्रेट हो गया, परसिस्टेंट डायरिया वोमिटिंग था जिससे हाइपोवोलिमिक शॉक में चला गया, एक पर्सन के अंदर ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ जिससे हेमरेज हो गया, ब्लड लॉस हो गया जिसकी वजह से पर्सन में हाइपोटेंशन हाइपोवोलिमिया हो गया, एक प्रेग्नेंट लेडी में हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम था, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वोमिटिंग हुई जिससे वो डिहाइड्रेट हो गई, हाइपोवोलिमिक शॉक में चली गई हो, एक पर्सन के अंदर सेप्टिसीमिया हुआ उसकी वजह से हाइपोवोलिमिक शॉक हो गया हो। कोई भी मैकेनिज्म जिस किसी भी वजह से बॉडी से फ्लूइड का लॉस हुआ हो, ब्लड का लॉस हुआ हो और पर्सन हाइपोवोलिमिक शॉक में चला गया हो, बीपी लो हो गई हो, हाइपोटेंशन हो गया हो,
जैसे जैसे किसी पर्सन के अंदर बीपी लो होगी, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोवोलीमिया होगा, आप बताएं क्या उस पर्सन की किडनी के लिए जितना नॉर्मली ब्लड जाना चाहिए उतना जाएगा? यानी कि एक पर्सन के अंदर अगर बीपी लो हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। और हम देख रहे हैं कि जब पर्सन की बीपी लो हो जाती है तो किडनी के लिए जो ब्लड सप्लाई होती है वो नॉर्मल रहती है या कम हो जाती है? तो हम कह सकते हैं कि रीनल ब्लड फ्लो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर आप ध्यान दें कि अगर किसी पर्सन की किडनी के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो अंदर की ओर हमें पता है क्या है? नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन के लिए जो ब्लड आता है वो हमें पता है रीनल आर्टरी, आगे सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबर, इंटरलोब्यूलर, अल्टीमेटली वो एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में जाता है। अब इसको आप यहीं पर समझें, बीपी कम हुई, किडनी का ब्लड फ्लो कम हुआ, और किडनी का ब्लड फ्लो कम हुआ और अगर नेफ्रॉन के लिए ब्लड कम जा रहा है, ब्लड कम जा रहा है तो यहां पर जो बनने वाली जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं जीएफआर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि एक चीज यहां पर निकल के आ रही है कि अगर किसी पर्सन में हाइपोटेंशन या हाइपोवोलीमिया हो जाए, बीपी कम हो जाए, तो उस दौरान पर्सन की बीपी कम होने के साथ साथ किडनी के लिए ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसको हमने लिखा है डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। और जब किडनी के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वहां पर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाती है, जिसको अपन ने लिखा है डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब हम बात करते हैं कि जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो उस दौरान कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा ये जेजी एपरेटस काम करता है। अपन यहां पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें अपन ने लिखा है कि अगर किसी भी वजह से एक पर्सन की बीपी कम हो जाए, ब्लड प्रेशर एक पर्सन का अगर कम हो जाए, तो ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से किडनी के लिए ब्लड सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? तो हम आंसर देंगे कि रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? वो भी कम हो जाता है। और अगर रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाए और कम ब्लड आएगा तो यहां पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, आप मुझे बताएं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? हम आंसर देंगे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है या जो जीएफआर हो जाती है वो जीएफआर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज जीएफआर। एक पर्सन जिसमें बीपी कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो किडनी का ब्लड फ्लो कम हो गया, और किडनी का ब्लड फ्लो कम हुआ तो जीएफआर कम हो गई। अब इसमें क्या होता है, देखिए कैसे ये किडनी मेंटेन करती है। ये जब भी कंडीशन होती है तो सबसे पहले तो किडनी कोशिश करती है कि वो अपने आप को बचाए, और किडनी को खुद को बचाने के लिए क्या करना है कि किडनी का ब्लड फ्लो बढ़े, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगी। यानी पहले किडनी कोशिश करेगी कि रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर को बढ़ा लिया जाए, और इसके साथ साथ अपनी बॉडी की बीपी को भी क्या करना है? बढ़ाना है। इसमें देखिए कैसे होगी मैकेनिज्म। अगर अपन यहां पर ध्यान से देखें, अगर जीएफआर कम हुई और जीएफआर कम हुई तो आप मुझे बताएं इसके अंदर जो फिल्ट्रेट बनता है वो फास्ट तेज गति से रन करेगा या धीरे धीरे रन करेगा? अगर यहां पर फिल्ट्रेट होकर के फ्लूइड कम आएगा तो इतना दबाव या इतना प्रेशर होगा नहीं, और प्रेशर नहीं होगा तो ये यहां से फ्लूइड क्या करेगा? धीरे धीरे रन करेगा। और हमें पता है, थोड़ा सा अपन ने पढ़ा भी था कि जो यहां पर ये फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट के अंदर जो सोडियम आता है उस सोडियम का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होकर के वापस ब्लड में कहां पे जाता है? पीसीटी वाले पोर्शन में। यानी कि जो सोडियम होता है उस सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जनरली मैक्सिमम कहां पर होता है? पीसीटी में। अब यहां पर फ्लूइड अगर फास्ट रन करें तब तो सोडियम आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर ये फ्लूइड यहां पर धीरे धीरे रन करेगा तो आप बताएं क्या इसमें से सोडियम वापस रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाएगा? और अगर सोडियम यहां रीअब्जॉर्ब होकर के ज्यादा ब्लड में चला जाएगा तो आगे जो ये फ्लूइड यहां पर इस नेफ्रॉन के अंदर रन करते हुए इस मैक्यूला डेंसा के पास में आएगा। तो आप मुझे बताएं, अगर सोडियम यहीं से रीअब्जॉर्ब होकर के वापस ब्लड में चला गया तो इस आगे आने वाले फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होगा कि कम? यहां पर हम कह सकते हैं इस फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जब फ्लूइड धीरे धीरे रन कर रहा था तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में ज्यादा हुआ और अल्टीमेटली यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जैसे ही सोडियम की कंसंट्रेशन इस मैक्यूला डेंसा वाली सेल के पास में कम आएगी, इसको पता लग जाएगा देयर इज ए प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसको पता लग जाएगा ये हुई है कि एक तो बॉडी में बीपी कम हो गई है जिससे किडनी के लिए ब्लड फ्लो कम हो गया है,
और किडनी के लिए ब्लड के कम आने की वजह से जीएफआर कम बनी है। जीएफआर कम बनने की वजह से फिल्ट्रेट यहां पर धीरे धीरे रन कर रहा है, इसकी वजह से सोडियम पीसीटी में ज्यादा रीएब्जॉर्ब हुआ है और उसके पास में फ्लूइड का प्रेशर कम हो गया है, दबाव कम हो गया है और साथ ही साथ उस फिल्ट्रेट में सोडियम की कंसंट्रेशन भी कम हो गई है। अब इसको पता लग गया है बीपी कम हो गई है बॉडी की, किडनी का ब्लड फ्लो कम हो गया है और उसी दौरान जीएफआर कम हो गई, तीनों ही चीज कम हो गई। अब इसने करना क्या है, पहले तो किडनी को बचाना है और साथ में बॉडी की भी मदद करना है। उसी दौरान मैक्यूला डेंसा सेल के द्वारा एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है और उस हाइपोवोलेमिक कंडीशन में इस मैक्यूला डेंसा सेल के द्वारा जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। उसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, वो N2O अलग है, वो है गैस, जबकि अपन यहां पर कर रहे हैं बात नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नलिंग फैक्टर या एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है जब ये हाइपोवोलेमिक होता है, किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जीएफआर कम हो जाती है और मैक्यूला डेंसा के पास फिल्ट्रेट का प्रेशर कम हो जाए और सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए, उस दौरान ये किडनी को बचाने के लिए मैक्यूला डेंसा सेल एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। और अगर हम बात करें कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाकर के क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आकर के इस एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार को क्या कर देता है, डायलेट करता है। और एफरेंट आर्टीरियोल अगर डायलेट हो जाएगा तो आप मुझे बताएं इसका डायमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसने क्या कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड ने आकर के एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट कर देगा। एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट करेगा तो यहां पर जो होगा पेरिफेरल या जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इस एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बढ़ जाएगा, इसकी ल्यूमन बढ़ जाएगी। और जैसे ही इसकी ल्यूमन बढ़ जाएगी ये कोशिश करेगी कि जो भी ब्लड आ रहा है उस ब्लड को ज्यादा से ज्यादा किडनी के लिए रिसीव किया जाए। ये कोशिश क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड किडनी के लिए रिसीव किया जाए। यानी कि इस नाइट्रिक ऑक्साइड ने काम क्या किया है, इसने जाकर के एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट किया है और एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट होने के बाद में वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को रिसीव किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ब्लड इस एफरेंट आर्टीरियोल में आएगा तो आप बताएं रीनल ब्लड फ्लो अब धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, हम कह सकते हैं धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। क्या बढ़ने लग जाएगा, किडनी का ब्लड फ्लो जिसको अपन ने लिखा है रीनल ब्लड फ्लो या RBF। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड ने एक काम तो कर दिया, एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट कर दिया, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ा दिया। जैसे जैसे किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर प्रेशर कम होगा कि बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा आप बताएं यहां पर ये जो फिल्ट्रेट कम बन रहा था वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इंप्रूव होने लग जाएगा। तो जो जीएफआर यहां पर कम हो रही थी आप बताएं वो जीएफआर क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। क्लियर है यहां तक? दो चीजें हो गई है, बीपी कम हुई, किडनी का ब्लड फ्लो कम हुआ, जीएफआर कम हुई, फ्लूइड धीरे धीरे रन किया, सोडियम का पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ, अल्टीमेटली मैक्यूला डेंसा के पास में फिल्ट्रेट का प्रेशर कम आया, सोडियम कम आया। उसी दौरान मैक्यूला डेंसा सेल ने नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया, उसने जाकर के एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट कर दिया। एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहां पर रिसीव होने लग गया जिससे रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा, और रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा तो फिल्ट्रेट ज्यादा बनने लग गया, यानी कि धीरे धीरे जीएफआर इंप्रूव होने लग गई। तो दो चीजें तो इसने कर दी है, एक तो किडनी का ब्लड फ्लो मेंटेन करने की कोशिश की है और दूसरा इसने क्या किया, जीएफआर मेंटेन करने की कोशिश की है। इस वॉल प्रोसेस के अंदर आप मुझे बताएं कि कहीं पर भी अभी बॉडी की बीपी के अंदर कोई फर्क पड़ा है क्या, बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है क्या? उसी दौरान क्या होता है, जो मैक्यूला डेंसा सेल होती है, इस मैक्यूला डेंसा सेल के द्वारा एक मैसेज यहां से सेंड किया जाता है जेजी सेल को। उसी के दौरान साथ ही साथ ये मैक्यूला डेंसा सेल क्या करती है, एक मैसेज सेंड करती है, किसको, इस जेजी सेल को मैसेज सेंड करती है। और अगर हम बात करें कि ये मैक्यूला डेंसा सेल जेजी सेल के या इस ग्रेन्युलर सेल के जाकर के कान में क्या मैसेज देती है, इसके कान में जाकर के मैसेज देती है कि बेटा जी आप रेनिन रिलीज करिएगा। किसके सीक्रेशन के लिए मैसेज आता है, तो अपन कहेंगे कि रेनिन रिलीज करने का मैसेज आता है।
रेनिन रिलीज करने का मैसेज कौन देता है? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा जैसे ही इस जेजी सेल या ग्रेन्युलर सेल को कहती है कि आप रेनिन रिलीज करो, आप बताएं रेनिन को रिलीज करने का काम कौन सी सेल के द्वारा किया जाएगा? तो हम कहेंगे जेजी सेल के द्वारा किया जाएगा। यानी कि रेनिन रिलीज करने का मैसेज किसके द्वारा दिया जाता है? तो अपन कहेंगे मैक्यूला डेंसा सेल मैसेज सेंड करती है। कौन सी सेल को करती है? तो हम कहेंगे ग्रेन्युलर सेल या जेजी सेल को करती है। किस काम के लिए मैसेज सेंड किया जाता है? तो हम आंसर देंगे रेनिन रिलीज करने के लिए मैसेज किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेनिन रिलीज कौन सी सेल के द्वारा किया जाता है, तो हम कहेंगे जेजी सेल या ग्रेन्युलर सेल्स के द्वारा किया जाता है। ग्रेन्युलर सेल कहां पाई जाती है? तो एफरेंट आर्टेरियोल की दीवार में पाई जाती है। अब रेनिन रिलीज हो गया। दूसरा क्या होता है कि हमारे लीवर के द्वारा एक प्लाज्मा प्रोटीन बनाई जाती है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। हमारे लीवर के द्वारा एक प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन होती है करीब 10,000 प्रकार की, वो सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन बनती कहां पर है? तो हम आंसर देंगे लीवर में बनती है। और लीवर के द्वारा एक प्लाज्मा प्रोटीन बनाई जाती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन किसके द्वारा बनाई जाती है? लीवर के द्वारा बनाई जाती है। और लीवर के द्वारा बनने वाली एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन हमेशा हमारे ब्लड में रहती है क्या? यस, आंसर जाएगा रहती है। यानी ये हमेशा हमारे ब्लड में रहती है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करती है जब तक इसको रेनिन ना मिले। और रेनिन तब तक नहीं मिलता है जब तक बॉडी की बीपी कम ना हो। बॉडी की जब बीपी कम हो जाती है, किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जीएफआर कम हो जाती है, उस दौरान मैक्यूला डेंसा सेल इस ग्रेन्युलर सेल को मैसेज देती है कि आप यहां से रेनिन रिलीज करो। रेनिन रिलीज हो गया। रेनिन जैसे ही रिलीज हुआ तो आपको पता है कि ये जो रेनिन होता है, ये रेनिन जाकर के इस एंजियोटेंसिनोजन के साथ क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे ये रेनिन और एंजियोटेंसिन आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से अब जो मॉलिक्यूल बन रहा है, दोनों के आपस में मिलने से इसको कहा जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। इसको कहा जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। आप मुझे बताएं एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया क्या? आंसर जाएगा यस, बन गया। कहां बना? किडनी में बन गया। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट यहां से ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए वापस किडनी से बाहर निकलेगा क्या? आंसर जाएगा कि यस, ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना है अब ये वापस किडनी से बाहर निकलेगा। किसके साथ निकलेगा? ब्लड के साथ निकलेगा। कौन से ब्लड के साथ निकलेगा? तो हम कहेंगे ये रीनल वेन में आएगा। रीनल वेन के अंदर यहां पर क्या आ रहा है? एंजियोटेंसिन, और एंजियोटेंसिन के साथ क्या मिला हुआ है? तो आंसर देंगे रेनिन मिला हुआ है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हमने नाम दिया है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अरे आप बताएं ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो अभी आ रहा है ये ब्लड के साथ जाएगा, और कौन से ब्लड के साथ जाएगा? तो अपन कहेंगे कि लोअर पार्ट से आने वाला ब्लड जो कि इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू आता है। इंफीरियर वेना कैवा में आने वाला ब्लड जाकर के कहां पर ओपन होता है? तो हमें पता है ये किस में जाएगा, तो हम कहेंगे ये जाएगा राइट एट्रियम में। अब आप बताएं राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड के साथ क्या आ गया है? तो आंसर देंगे यहां पर आ गया है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर क्या क्या है? तो इसमें रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन के आपस में मिलने से बना ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से हमें पता है एक आर्टरी निकलती है जो कि एकमात्र आर्टरी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। कहां पर जाती है? लंग्स के अंदर। यहां पर ये फेफड़े हैं और फेफड़ों के अंदर यहां पर ये ब्लड आ रहा है। इस ब्लड के अंदर क्या आ रहा है? तो हम आंसर देंगे इसके अंदर आ रहा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट यहां पर आ रहा है लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर दो प्रकार की एल्वियोलाई होती है, एक होती है टाइप फर्स्ट और एक होती है टाइप टू। टाइप प्रथम जो एल्वियोलाई होती है उस टाइप फर्स्ट वाली एल्वियोलाई का काम होता है रेस्पिरेशन करना, यानी कि ये गैसेज एक्सचेंज के लिए काम में आती है। लेकिन जो टाइप 2 की एल्वियोलाई होती है वो टाइप 2 वाली एल्वियोलाई टोटल एल्वियोलाई की करीब 5% होती है, यानी कि 95% एल्वियोलाई प्रथम टाइप की होती है या टाइप फर्स्ट होती है, जो कि रेस्पिरेशन में काम में आती है, गैसेज एक्सचेंज में काम में आती है। लेकिन 5% एल्वियोलाई होती है जो कि टाइप 2 होती है, वो कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज करती है, ये इसके साथ साथ एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको कहा जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसके साथ साथ ये लंग सर्फेक्टेंट लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का सिक्रीशन करती है। तो इनके द्वारा टाइप 2 वाली जो एल्वियोलाई है उनके द्वारा एक
एंजाइम रिलीज किया जाता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो यहां पर आ रहा है इसको कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन सेकंड में। आप मुझे बताएं कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड कहां पर बनता है, तो हम आंसर देंगे लंग्स में या फेफड़ों में। ये एंजियोटेंसिन सेकंड किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आंसर देंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां पर रिलीज होता है, तो हम आंसर देंगे ये लंग्स के अंदर टाइप 2 एल्वियोलाई के द्वारा रिलीज होता है। अगर हम बात करें कि ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो फेफड़ों में बना है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करता है, तो ये एक तो काम करता है वेजोकंस्ट्रिक्टर। वेजोकंस्ट्रिक्टर है ये। वेजोकंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि जितनी भी ये जो ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करता है। कंस्ट्रिक्ट करके इसका डायमीटर को क्या कर देगा, कम कर देगा, उनको नैरो कर देगा। जैसे जैसे ब्लड वेसल्स कंप्रेस होती जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता जाएगा, वैसे वैसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या होता जाएगा, हम आंसर देंगे कि बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो एक तो कर दिया वेजो कंस्ट्रिक्शन जिससे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा अगर अपन बात करें तो ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड है ये जाकर के एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी कौन सा पार्ट, तो अपन बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कहां पर पाई जाती है, तो हम आंसर देंगे कि ये किडनी के जस्ट ऊपर की ओर पाई जाती है। इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी कौन से भाग पे ऊपर काम करता है, तो ये बाहर के भाग पे कॉर्टेक्स पर। और अगर हम बात करें इस कॉर्टेक्स के अंदर तो एक सेल्स होती है, लेयर होती है जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोजा। जोना ग्लोमेरुलोजा वाली लेयर या सेल्स के ऊपर जाकर के ये एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड यहां पर काम करके एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। अगर हम बात करें कि ये एल्डोस्टेरोन बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाने में किस प्रकार से मदद करेगा, तो ये एल्डोस्टेरोन जोना ग्लोमेरुलोजा किसका, एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोजा से रिलीज होने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरोन करवाता कौन है, एंजियोटेंसिन सेकंड। जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज होने के बाद में ये जाकर के जो नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन के अंदर भी बात करें कि किस भाग पे काम करता है, तो हम आंसर देंगे कि ये जाकर के डीसीटी के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, डीसीटी के ऊपर जाकर के काम करता है। ये मान लीजिए डीसीटी है, ये आकर के एल्डोस्टेरोन इस डीसीटी के अंदर पाई जाती है प्रिंसिपल सेल। उन प्रिंसिपल सेल को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और अगर हम बात करें कि ये प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट होकर के क्या काम करता है, तो जो यहां पर फिल्ट्रेट आ रहा है उस फिल्ट्रेट के अंदर जो भी सोडियम के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो आगे जाकर के यूरिन के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये एल्डोस्टेरोन आकर के यहां पर इन प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करके इस फिल्ट्रेट में से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और जैसे जैसे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम अपने साथ साथ किसको लेकर के आता है, पानी को लेकर के आता है। यानी कि जितना ज्यादा एल्डोस्टेरोन आएगा वो आगे जो यूरिन के साथ सोडियम निकलने की कोशिश कर रहा है उसको बाहर निकलने से रोकेगा और वापस उसको किस में डालेगा, ब्लड के अंदर डालेगा। जितना ज्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होकर के ब्लड में जाएगा उतना ही ज्यादा सोडियम के साथ साथ ब्लड के अंदर क्या आएगा, पानी आने लग जाएगा। जितना ज्यादा सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, आप बताएं ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, हम आंसर देंगे कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉडी की बीपी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। यहां तक क्लियर है क्या? ये अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा है, देखिएगा 1 by 1 कि अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस या जेजी एपरेटस। जेजी एपरेटस एक ऐसा एपरेटस है जो कि ग्लोमेरुलस के फ्रंट में सिचुएटेड होता है। उसके बाद में सेकंड थिंग अपन ने डिस्कस की कि ये इसकी स्ट्रक्चर है। इस जेजी एपरेटस की बात करें तो एक ऐसा एपरेटस जो कि ग्लोमेरुलस के फ्रंट में होता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल्स के आपस में मिलने से बनता है। पहला है मैक्यूला डेंसा सेल जो कि थिक असेंडिंग सेगमेंट के लास्ट पोर्शन में या डीसीटी के इनिशियल पोर्शन के ऊपर पाई जाती है। दूसरी सेल जो कि एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार में पाई जाती है, जेजी सेल या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल या ग्रेन्युलर सेल कहलाती है। और तीसरी ग्लोमेरुलस के बाहर की ओर पाई जाने वाली एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मीजेंजियल सेल या लेसिस सेल कहलाती है।
इन 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से बनने वाला एपरेटस जेजी एपरेटस कहलाता है। एक ऐसा एपरेटस जो कि ग्लोमेरुलस के फ्रंट में होता है, 3 प्रकार की सेल के आपस में मिलने से बनता है। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या काम करता है, तो एक तो ये बॉडी के ब्लड प्रेशर का हार्मोनल रेगुलेशन करता है। दूसरा, ये किडनी के ब्लड फ्लो को एक ही लेवल पे बनाए रखने का काम करता है, कांस्टेंट रखता है या उसका रेगुलेशन करता है। और तीसरा, ये जीएफआर रेगुलेशन करता है, यानी कि अगर बॉडी की बीपी कम या ज्यादा हो रही है, कम हो रही है तो उसको बढ़ाना, और बढ़ी हुई है तो कम करना हार्मोन के थ्रू। एक तो ये काम करता है। किडनी के लिए ब्लड फ्लो नॉर्मल बनाए रखता है, अगर कम हो गया तो बढ़ाने की कोशिश करना, और बढ़ गया है तो कम करने की कोशिश करना। और तीसरा, ये जीएफआर को कांस्टेंट रखता है, अगर जीएफआर 125 ml से ज्यादा हो गई है तो उसको कम करके 125 पे लाना, और 125 से कम हो गई है तो उसको बढ़ा करके वापस से 125 करना। ये 3 काम मुख्य रूप से इसके द्वारा किया जाता है। पहला अपन ने पढ़ा है कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसमें किसी भी प्रकार से हाइपोवोलीमिया हो गया है, बीपी कम हो गई है, हाइपोटेंशन हो गया है। हमें पता है जब भी हमारी बॉडी में बीपी कम हो जाती है तो हर ऑर्गन का परफ्यूजन कम हो जाता है, हर ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब बीपी कम होगी तो किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और किडनी के लिए ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो जीएफआर कम हो जाती है। यानी कि बॉडी के बीपी के कम हो जाने की वजह से किडनी का ब्लड फ्लो और जीएफआर भी कम हो जाता है। अब इसको बढ़ाने में जेजी एपरेटस किस प्रकार से मदद करता है, तो देखिएगा, जब भी बॉडी की बीपी कम होती है, किडनी का ब्लड फ्लो कम होता है, जीएफआर कम होती है, उस दौरान मैकेनिज्म ये होती है कि फिल्ट्रेट जब कम बनेगा तो धीरे धीरे रन करेगा। जितना यहां पर धीरे धीरे ट्रेवल करेगा उतना ही ज्यादा सोडियम पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहीं से अगर सोडियम रीएब्जॉर्ब हो गया तो आगे फिल्ट्रेट में सोडियम कम पहुंचेगा, और फिल्ट्रेट भी कम आएगा तो उसका प्रेशर कम होगा। फिल्ट्रेट का और सोडियम का प्रेशर जैसे ही कम होता है, मैक्युला डेंसा सेल को 3 चीजें पता लग गई है, बॉडी की बीपी कम हुई है, किडनी का ब्लड फ्लो कम हुआ है, जीएफआर कम हुई है। उसी दौरान क्या करता है कि मैक्युला डेंसा सेल सबसे पहले किडनी को बचाने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जाकर के एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करता है, जो ब्लड वैसे भी कम आ रहा है लेकिन फिर भी किडनी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा रिसीव करें, और एफरेंट आर्टीरियोल के डायलेट होने से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड किडनी रिसीव करने की कोशिश करती है, जिस दरमियान या उस दरमियान क्या होता है, किडनी का ब्लड फ्लो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और धीरे धीरे ब्लड फ्लो बढ़ने से जीएफआर भी इंप्रूव होने लग जाती है। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने से एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट हुआ, और इसके डायलेट होने से किडनी का ब्लड फ्लो और जीएफआर तो धीरे धीरे इंप्रूव होने लग गया। लेकिन उस दौरान क्या किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ने से, जीएफआर बढ़ने से बॉडी के बीपी पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, अभी तक बॉडी की बीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो उस दौरान बीपी बढ़ाने के लिए मैक्युला डेंसा सेल मैसेज करती है इस जेजी सेल को, अरे आप रेनिन रिलीज करिएगा। तो ग्रेन्युलर सेल यहां से रेनिन के ग्रेन्यूल्स रिलीज कर देती है, और जैसे ही रेनिन ब्लड के अंदर आता है तो ब्लड के अंदर लीवर के द्वारा बनाई जाने वाली एक प्लाज्मा प्रोटीन जो कि हमेशा पाई जाती है या प्रेजेंट रहती है, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के साथ मिल जाता है, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन मिलकर के एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए वापस वीनस रिटर्न में जाता है इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू ये जाकर के राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से टाइप 2 एल्वियोलाई के पास जाता है लंग्स में। तो लंग्स में एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि टाइप 2 एल्वियोलाई के द्वारा रिलीज होता है, जो कि इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड खुद एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके बीपी बढ़ाता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा करके। और दूसरा ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलोजा जो सेल्स या लेयर होती है उसको मैसेज सेंड करता है कि आप एल्डोस्टेरोन रिलीज करिए। एल्डोस्टेरोन जैसे ही रिलीज होता है ये जाकर के किडनी में जो नेफ्रॉन है और उन नेफ्रॉन की डीसीटी के ऊपर वर्क करता है, और डीसीटी के ऊपर वर्क क्या करता है कि ये बेसिकली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और जितना सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है सोडियम के साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जितना सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आएगा उतना ज्यादा प्लाज्मा बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा प्लाज्मा बढ़ता जाएगा उतना ही धीरे धीरे बीपी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ये तो अपन ने बात की है 3 कंडीशन कि जब हाइपोवोलीमिया हो जाए तो किस प्रकार से किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होकर के,
जीएफआर बढ़ती है, और किस प्रकार से ये बीपी का रेगुलेशन होता है, जिसको अपन कहते हैं रास सिस्टम या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिन बना, और उसके बाद में एल्डोस्टेरोन रिलीज होकर के फिर सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जिसको हम रास सिस्टम कहते हैं। क्या इसके अलावा कोई मैकेनिज्म होती है? तो आंसर जाएगा यस, होती है। हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा अगर अपन बात करें तो एक हार्मोन का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर हम बात करें एडीएच का प्रोडक्शन कहाँ से होता है तो अपन यहाँ पर आंसर देंगे कि हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ऑप्टिक क्याज्मा आपने पढ़ा है, जहां पर ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस करती है। उस ऑप्टिक क्याज्मा के जस्ट ऊपर की ओर हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसका नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच का यहां पर प्रोडक्शन होता है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि एडीएच बनता कहां पर है तो हम आंसर देंगे कि हाइपोथैलेमस में बनता है। कहां पर बनता है? हाइपोथैलेमस में। और यहां से बनने के बाद में ये यहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा पास में। यानी कि आपसे पूछें कि एडीएच बनता कहां पर है तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, या सिंपल हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस में एडीएच का प्रोडक्शन होता है। यहां से बनने के बाद में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाकर के स्टोर हो जाता है। यानी कि इसका स्टोरेज कहां होता है तो आंसर देंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोरेज होता है। अब होता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में हाइपोवोलीमिया हो जाए या हाइपोटेंशन हो जाए, हाइपोवोलीमिया या हाइपोटेंशन हो रहा है, उस दौरान आप बताएं बॉडी के अंदर पानी बढ़ रहा है या पानी की कमी हो रही है। हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर पानी की या प्लाज्मा की कमी हो रही है। जब भी हाइपोटेंशन या हाइपोवोलीमिया हो जाए, बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर पानी या प्लाज्मा की कमी हो जाए, उस दौरान पानी को रोकने का काम किया जाता है एडीएच के द्वारा, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो कि यूरिन का प्रोडक्शन कम करवा देता है, यूरिन आउटपुट कम कर देता है। यूरिन में 96% क्या होता है? पानी होता है। उस पानी को यूरिन में कम करना, इसका मतलब रीएब्जॉर्ब करके किस में डालना? ब्लड में डालना। यानी हम कह सकते हैं कि एडीएच हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि यूरिन में पानी को निकलने से रोकता है, और यूरिन के साथ जो पानी निकलने की कोशिश करता है उस पानी को ब्लड में डाल करके प्लाज्मा बढ़ाने का काम करता है। तो जब जब हमारी बॉडी में हाइपोवोलीमिया या हाइपोटेंशन हो जाए और ब्लड के अंदर अगर प्लाज्मा कम हो जाए, वो ब्लड अगर इस हाइपोथैलेमस के पास में से निकलता है जिसमें पानी की कमी होती है, तो इस हाइपोथैलेमस के पास में ऑस्मो रिसेप्टर हो जाते हैं, जिसको पता लग जाता है कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, विस्कस हो गया है, जिस ब्लड के अंदर पानी की कमी है। और ऐसा हाइपर ऑस्मोलर ब्लड जब इस हाइपोथैलेमस के पास में से निकलता है तो हाइपर ऑस्मोलर यानी कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है ब्लड की, उस दौरान ये हाइपोथैलेमस इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है कि आप एडीएच रिलीज करो। और जैसे ही यहाँ से एडीएच रिलीज होता है, ये ब्लड के साथ आने वाला एडीएच बेसिकली किडनी में आकर के काम करता है। और अगर हम बात करें कि ये किडनी में आकर के कहाँ काम करता है तो हम आंसर देंगे कि ये डीसीटी के ऊपर काम करता है, डीसीटी के ऊपर और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ये वाला पोर्शन है जहां पर यूरिन बन रहा है, इसको हम कहते हैं डीसीटी और इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ये एडीएच आकर के यहाँ पर प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती है। उन प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करके जो यहाँ पर यूरिन के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वाटर जो पानी यूरिन के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको ये बाहर निकलने से रोकता है। इसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा करके इसको किस में डालता है? वापस ब्लड के अंदर डालने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आएगा, धीरे धीरे प्लाज्मा उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि उस दौरान जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, हाइपोवोलीमिया हो, हाइपोटेंशन हो, उस दौरान क्या होता है? हमारे ब्लड में पानी की कमी हो जाती है। और ब्लड के अंदर पानी कम हो जाए तो ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होना इसका मतलब है कि उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। यानी एक चीज निकल के आती है कि जब हम हाइपोटेंशन या हाइपोवोलेमिक शॉक में होते हैं तो उस दौरान हमारे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड हाइपर ऑस्मोलर होता है। और वो हाइपर ऑस्मोलर ब्लड जब हमारे हाइपोथैलेमस के पास में से निकलता है तो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं जिनको पता लग जाता है कि ब्लड में पानी की कमी है या प्लाज्मा की कमी है, और पानी को रोक करके ब्लड में डालना है। इसके लिए हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करती है कि आप एडीएच रिलीज करो।
एडीएच का प्रोडक्शन कहाँ? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में भी कहाँ? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा। एडीएच का स्टोरेज कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एडीएच सीक्रेट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जब एडीएच वहां से रिलीज होता है वो जाकर के नेफ्रॉन की जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें एक सेल्स पाई जाती है प्रिंसिपल सेल। उन प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करके जो यूरिन के साथ पानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसको रीएब्जॉर्ब करके यूरिन आउटपुट तो कम कर देता है, लेकिन वो जो रीएब्जॉर्ब हो रहा है पानी वो वापस ब्लड में जाता है और ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देता है। इस प्रकार से ये एडीएच भी रिलीज होकर के क्या करता है? बीपी बढ़ाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम डिहाइड्रेट होते हैं, जब हम हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं, उस दौरान हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं, जब हम डिहाइड्रेट होते हैं तो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है। और हाइपर ऑस्मोलर जब हाइपोथैलेमस के पास में से गुजरता है तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच रिलीज करवाता है और वो एडीएच जाकर के क्या करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा करके वहां पर प्लाज्मा को बढ़ाता है ब्लड के अंदर और यूरिन आउटपुट को क्या कर देता है? कम कर देता है। ये अपन ने पहली कंडीशन डिस्कस की है यहां पर जेजी एपरेटस के अंदर, जिसमें अपन ने बात की कि किस प्रकार से जेजी एपरेटस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 3 प्रकार की सेल मिलकर के बनाती है। 3 ही काम करता है ये बॉडी की बीपी को, रीनल ब्लड फ्लो को और जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है। और उसके बाद में अपन ने पहली कंडीशन डिस्कस कर ली है कि जब भी किसी पर्सन के अंदर हाइपोवोलीमिया या हाइपोटेंशन हो जाए, किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाए और जीएफआर कम हो जाए, तो इन चीजों को वापस से ठीक करने का काम जेजी एपरेटस किस प्रकार से करता है, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होकर करके होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड एफरेंट आर्टीरियोल को डायलेट करके रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर को बढ़ाता है। साथ में अपन ने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की भी बात की है और साथ में अपन ने बात की कि किस प्रकार से एडीएच रिलीज होता है और एडीएच रिलीज होकर के वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा करके ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम को तो बढ़ाता है और यूरिन आउटपुट को कम करता है। तो इस लेक्चर में अपन ने यहां पर डिस्कस किया है अभी तक फर्स्ट कंडीशन। अब अगर अपन बात करें इसके ऑपोजिट सेकंड कंडीशन, देखिए जरा, किसी भी पर्सन के अंदर अगर हाइपरटेंशन हो जाए या हाइपरवोलीमिया हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी पर्सन में हाइपरटेंशन या हाइपरवोलीमिया हो जाए तो हमें पता है जब हाइपरवोलीमिया होगा या हाइपरटेंशन होगा तो ऑर्गन परफ्यूजन बढ़ जाएगा। ऑर्गन परफ्यूजन बढ़ जाएगा तो किडनी के लिए ब्लड फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी किसी पर्सन के अंदर अगर बीपी बढ़ जाए तो बीपी बढ़ने की वजह से किडनी के लिए ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाना और बीपी बढ़ने से किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यानी जिसको अपन ने लिखा है रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाना। रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली नेफ्रॉन के पास में ब्लड क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं नेफ्रॉन के पास में जो ब्लड है वो क्या आएगा? ज्यादा। नेफ्रॉन के पास में ज्यादा ब्लड आएगा तो यहां पर फिल्ट्रेट भी ज्यादा बनेगा। फिल्ट्रेट भी क्या बनेगा? ज्यादा। यानी कि उस पर्सन की जीएफआर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन हाइपरवोलीमिया हो गया, आईवी रूट से ज्यादा फ्लूइड दे दिया तो उस दौरान रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ गई है और उसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाएगी। अब जब जीएफआर बढ़ जाएगी तो उस दौरान देखिएगा किस प्रकार से कंडीशन चेंज हो जाएगी, किस प्रकार से जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होगी। ये मान लीजिए बोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बीसीटी। किसी भी वजह से अगर एक पर्सन की बीपी बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ जाएगी। यहां अपन ने जेजी एपरेटस की बात की थी जिसमें अपन ने 3 प्रकार की सेल्स की बात की थी। एक सेल अपन ने पढ़ी थी मैक्यूला डेंसा,
दूसरी सेल अपन ने यहां पर पढ़ी थी जिसको अपन ने नाम दिया था जेजी सेल। तीसरी सेल यहां पर अपन ने पढ़ी थी जिसको अपन ने नाम दिया था लेसिस सेल। अब एक पर्सन है जिसके अंदर बीपी बढ़ी, बीपी बढ़ने की वजह से ज्यादा ब्लड किडनी के लिए जा रहा है, ज्यादा ब्लड किडनी के लिए जा रहा है, तो हमें पता है यहां पर फिल्ट्रेट क्या बनेगा, फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा। अब फिल्ट्रेट यहां पर ज्यादा बनेगा मान लीजिए, तो आप मुझे बताएं जितना ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा यहां पर दबाव कम होगा कि ज्यादा, और ज्यादा जब प्रेशर होगा तो ये जो फ्लूइड होगा वो यहां पर धीरे धीरे रन करेगा, फास्ट रन करेगा। हम कह सकते हैं ये फ्लूइड जो होगा वो यहां पर फास्ट तेज गति से रन करेगा। अब अगर यहां पर ये फ्लूइड तेज गति से रन करेगा, जितना ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा उतना ही फ्लूइड तेज गति से रन करेगा, तो यहां पर रीअब्जॉर्ब होने के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा कि कम। फ्लूइड अगर यहां पर तेज गति से निकल जाएगा तो हम कह सकते हैं यहां पर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा ना होकर के सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। अब अगर यहां से फ्लूइड फास्ट निकल रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली इस मैक्युला डेंसा के पास में प्रेशर फिल्ट्रेट का भी ज्यादा होगा और साथ में हम कह सकते हैं सोडियम की भी कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी। जैसे ही मैक्युला डेंसा के पास में फिल्ट्रेट अधिक दबाव से आ रहा है, ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसको पता लग जाएगा कि बॉडी की बीपी बढ़ गई है, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ गया है, जिससे जीएफआर बढ़ गई है। अब इसने पहले किडनी को बचाना है। किडनी को बचाने के लिए ये क्या करता है, यहां से एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है एडेनोसिन। उसका क्या नाम है, एडेनोसिन। जैसे ही ये एडेनोसिन रिलीज होता है, ये एडेनोसिन जाकर के क्या करता है कि जो ये एफरेंट आर्टीरियोल था इसकी ल्यूमन को नैरो कर देता है, इसका कंस्ट्रिक्शन कर देता है। इसने किडनी को बचाना है, किडनी की कैपिलरीज रप्चर ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा ब्लड आएगा तो ग्लोमेरुलस फट जाएगा। उसको बचाने के लिए एडेनोसिन ने क्या कर दिया, एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, और एफरेंट आर्टीरियोल जैसे ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, जो ज्यादा ब्लड आ रहा था वो कम रिसीव करेगा। जैसे ही एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट हुआ, अब किडनी का ब्लड फ्लो जो बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे रीनल ब्लड फ्लो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। एक कंडीशन समझ में आ गई कि जैसे ही एडेनोसिन रिलीज हुआ, एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो किडनी के लिए ब्लड फ्लो अब कम होने लग गया। और जैसे जैसे किडनी का ब्लड फ्लो कम होगा, आप बताएं वैसे वैसे जीएफआर भी अब क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज जीएफआर। यानी कि यहां पर एडेनोसिन रिलीज हुआ, एडेनोसिन के रिलीज होने की वजह से दो कंडीशन तो हो गई, एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट हुआ जिससे किडनी का ब्लड फ्लो भी कम हो गया, और किडनी के लिए जब ब्लड कम आने लग गया तो जो ज्यादा जीएफआर बढ़ी हुई थी वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई। अब इस वॉल प्रोसेस के दौरान किडनी ने तो बचा लिया अपने आप को, किडनी का ब्लड फ्लो भी कम हो गया, जीएफआर भी कम हो गई, लेकिन आप बताएं उस दौरान क्या अभी तक बॉडी की बीपी पे कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है। उस दौरान क्या होगा, हमें पता है ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के पास में अब जो ब्लड यहां से रन कर रहा है उसमें प्लाज्मा ज्यादा है, क्योंकि हाइपरवोलीमिया हुआ है, प्लाज्मा ज्यादा है, इसका मतलब ये ब्लड यहां पर गाढ़ा ना होकर के ज्यादा डाइल्यूट है, और इस डाइल्यूट ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो ऑस्मोलरिटी अब क्या हो गई है, कम हो गई है, हाइपो ऑस्मोलर ब्लड है। हाइपो ऑस्मोलर ब्लड जब हाइपोथैलेमस के पास में से गुजरेगा तो हाइपोथैलेमस को पता लग गया है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा बढ़ा हुआ है, पानी बढ़ा हुआ है, और ये जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है कि आप एडीएच रिलीज नहीं करोगे, और जब ये यहां से एडीएच का रिलीज होना बंद हो जाएगा, एडीएच जब आएगा ही नहीं, तो जो एडीएच की वजह से यहां से जो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था, जो एडीएच के द्वारा पानी का रीअब्जॉर्प्शन करवाया जा रहा था, आप बताएं क्या वो पानी का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा? यस आंसर जाएगा कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एडीएच की वजह से हो रहा था वो अब रुक जाएगा। जब यहां से पानी का रीअब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी किसके साथ बाहर निकलेगा, यूरिन के साथ बाहर निकलेगा, तो यूरिन आउटपुट तो बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट तो बढ़ जाएगा क्योंकि पानी ज्यादा यूरिन के साथ बाहर निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्लड के अंदर प्लाज्मा क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम ओवरहाइड्रेट होते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, हाइपरवोलेमिक हो जाते हैं,
उस दौरान हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि एडीएच का रिलीज होना रुक जाता है, और जो एडीएच के प्रभाव में पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो पानी का रीअब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है। जब बीपी बढ़ी तो एक तो मैकेनिज्म ये हुई, बीपी बढ़ी, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ा, जीएफआर बढ़ी। जीएफआर बढ़ी तो यहां पर अल्टीमेटली मैक्युला डेंसा के पास में सोडियम ज्यादा आया, फिल्ट्रेट का प्रेशर ज्यादा आया। इसने किडनी को बचाने के लिए एडेनोसिन रिलीज किया। एडेनोसिन ने जाकर के एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट करके किडनी का ब्लड फ्लो कम किया, जीएफआर कम की। साथ ही साथ एडीएच का रिलीज होना बंद हो गया, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन रुक गया, जो कि एडीएच के प्रभाव में हो रहा था। इस वजह से पानी ज्यादा से ज्यादा यूरिन के साथ बाहर निकला। यूरिन आउटपुट तो बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे ब्लड के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने लगे। एक मैकेनिज्म तो हुई ये। दूसरा क्या होता है, आप मुझे बताएं कि अगर एक पर्सन हाइपर वॉल्यूमिक हो जाए, हाइपरटेंसिव हो जाए, जितनी ज्यादा बीपी होगी, जितना ज्यादा हाइपर वॉल्यूमिया होगा, इस राइट एट्रियम के पास आने वाला वीनस रिटर्न कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। हमें पता है जितना ज्यादा बीपी होगा, जितना ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम होगा ब्लड वेसल्स में, उतना ज्यादा वीनस रिटर्न हार्ट के पास में आएगा। और वीनस रिटर्न किसके पास में आता है? राइट एट्रियम के पास में। जितना ज्यादा इस राइट एट्रियम के पास में वीनस रिटर्न आएगा, ये रिलैक्स रहेगा कि स्ट्रेच होगा। हार्ट के पास में जितना ज्यादा वीनस रिटर्न आएगा, हार्ट की उतनी ही क्या होगी? स्ट्रेचिंग होती है। और जैसे ही स्ट्रेचिंग होती है, इस राइट एट्रियल वॉल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इसके नाम में ही सब कुछ रखा है। एट्रियल कौन से एट्रिया से? तो हम कहेंगे राइट एट्रिया से। नाइट्रियूरेटिक, नाइट्रियूरेटिक, नाइट्रियूरेसिस का मतलब होता है सोडियम का बाहर निकलना। नाइट्रियूरेटिक मीन्स ऐसा हार्मोन जो सोडियम को बॉडी से बाहर निकालता है। पेप्टाइड, पेप्टाइड मीन्स ये अमीनो एसिड का बना है, या ये अपन बात करें प्रोटीन का बना है। प्रोटीन का बना हुआ एक ऐसा हार्मोन जो कि राइट एट्रियल वॉल से रिलीज होता है हार्ट के स्ट्रेच होने पर, या हाइपरवोलिमिया या बीपी बढ़ जाने पर, जो कि नाइट्रियूरेसिस का काम करता है। सब कुछ इसी के नाम में रखा है। अमीनो एसिड या प्रोटीन का बना एक ऐसा हार्मोन जो कि राइट एट्रियल वॉल से रिलीज होता है बीपी बढ़ जाने पर, और जो कि जाकर के नाइट्रियूरेसिस या बॉडी से सोडियम को बाहर निकालने की काम करता है। जब जब बीपी बढ़ती है तब तब वीनस रिटर्न बढ़ता है, जिससे राइट एट्रिया या हार्ट की स्ट्रेचिंग होती है। हार्ट की स्ट्रेचिंग होने पर राइट एट्रियल वॉल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है नाइट्रियूरेटिक या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो कि प्रोटीन या अमीनो एसिड का बनता है। ये जब जब रिलीज होता है एएनपी, ये जाकर के वर्क करता है। अगर अपन बात करें तो बेसिक रूप से ये करता है पीसीटी पे, और दूसरा ये करता है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। ये पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर वर्क करता है। और अगर हम बात करें कि ये जाकर के क्या काम करता है, तो ये एल्डोस्टेरोन के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। हमें पता है एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा था जब बीपी कम हो रही थी, और बीपी जब कम हो रही थी तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होकर के क्या कर रहा था? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा करके प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाने का काम कर रहा था। उस टाइम जरूरत भी थी। लेकिन जब बीपी बढ़ गई है, प्लाज्मा वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उस दौरान ये एएनपी रिलीज होता है। ये एएनपी रिलीज होकर के क्या करता है कि जो यहां पर पीसीटी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो इस कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको ये यहां पर क्या कर देता है? बंद कर देता है। और अगर ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बंद करेगा तो हमें पता है सोडियम ज्यादा से ज्यादा कहां पर निकलेगा? यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा। और अगर यूरिन के साथ सोडियम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगा तो सोडियम के साथ साथ क्या निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा। सोडियम और पानी जितना ज्यादा यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा, आप बताएं ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम उतना ही क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? यहां अपन पढ़ रहे हैं कि एक पर्सन के अंदर अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो कौन सी मैकेनिज्म होगी। देखिए अपन वापस डिस्कस कर रहे हैं। बॉडी में बीपी बढ़ जाए, हाइपरटेंशन या हाइपरवोलिमिया हो जाए, तो किडनी का भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसको अपन ने लिखा है इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। और किडनी के लिए ज्यादा ब्लड आता है तो नेफ्रॉन में भी ज्यादा ब्लड जाता है, उस ग्लोमेरुलस में ज्यादा ब्लड जाता है, जिससे फिल्ट्रेट भी ज्यादा बनता है, जीएफआर बढ़ जाती है। अब जैसे ही ये कंडीशन होती है तो किडनी कैसे काम करती है? सॉरी, बीपी बढ़ी, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ा, जीएफआर बढ़ी।
जीएफआर बढ़ेगी तो फिल्ट्रेट यहां से ज्यादा फास्ट रन करेगा, ज्यादा फास्ट रन करेगा तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा। जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो अल्टीमेटली मैक्युला डेंसा के पास में सोडियम और फिल्ट्रेट का प्रेशर ज्यादा आएगा। ज्यादा सोडियम आ रहा है, फिल्ट्रेट भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब पता लग गया कि बीपी बढ़ गई है, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ गया है, जीएफआर बढ़ गई है। तो पहले तो किडनी ने अपने आप को बचाना है, ऑटो रेगुलेशन करना है, खुद को रेगुलेट करना है। तो ये यहां से एडिनोसिन रिलीज करता है। एडिनोसिन जाकर के एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। एफरेंट आर्टीरियोल जैसे ही कंस्ट्रिक्ट होता है तो किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, किडनी का ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर कम हो जाती है। तो एडेनोसिन ने किडनी का ब्लड फ्लो और जीएफआर को तो रेगुलेट कर लिया, लेकिन बॉडी की बीपी पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। उस दौरान क्या होता है कि जब हम हाइपरवोलीमिया होता है, हाइपरटेंशन होती है, तो उस दौरान ब्लड के अंदर प्लाज्मा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, ब्लड हाइपोऑस्मोलर होता है। और ब्लड जब हाइपोऑस्मोलर होता है, ब्लड में पानी बढ़ जाता है, तो और वो ब्लड जब हाइपोथैलेमस के पास में से गुजरता है तो हाइपोथैलेमस को पता है कि इसमें से प्लाज्मा या पानी को बाहर निकाल करके इसको नॉर्मल करना है। तो ये एडीएच का रिलीज होना रोक देता है। एडीएच का जब रिलीज होना बंद हो जाता है तो जो एडीएच की वजह से पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो रुक जाता है। इस वजह से पानी ज्यादा से ज्यादा यूरिन के साथ बाहर निकलता है। यूरिन आउटपुट तो बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लग जाती है। दूसरा, अगर अपन बात करें तो जब जब बीपी बढ़ जाती है, हाइपरवोलीमिया हो जाता है, तो वीनस रिटर्न बढ़ता है। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के पास ज्यादा से ज्यादा वीनस रिटर्न आता है। और जितना ज्यादा ब्लड वापस रिटर्न होकर के हार्ट में आएगा, हार्ट की स्ट्रेचिंग होती है। हार्ट स्ट्रेचिंग होने पर राइट एट्रियम की दीवार के द्वारा एक प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या एएनपी। ये एएनपी जाकर के पीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर के एल्डोस्टेरोन के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन रोक देता है। और सोडियम और वाटर अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम और पानी यहां पर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, यूरिन में सोडियम बढ़ेगा, लेकिन ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगी। और ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम धीरे धीरे जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे वैसे बॉडी की बीपी भी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ये दोनों कंडीशन अपन ने डिस्कस की है कि अगर किसी पर्सन में हाइपोटेंशन या हाइपोवोलीमिया हो जाए तो कौन सी मैकेनिज्म होती है, और अगर किसी पर्सन में हाइपरवोलीमिया या हाइपरटेंशन हो जाए तो कौन सी मैकेनिज्म होती है। लेकिन ये जो जेजी एपरेटस पढ़ा है अपन ने, ये ऑन स्पॉट मैकेनिज्म है। ये कुछ हद तक कोशिश करती है कि किडनी को मेंटेन किया जाए, किडनी का ब्लड फ्लो मेंटेन किया जाए, जीएफआर मेंटेन की जाए और बॉडी की बीपी को मेंटेन की जाए। अगर एक वाइड रेंज का वेरिएशन आ जाए, एक पर्सन में 3 लीटर ब्लड बह गया हो, खून बह गया हो, इंजरी हो गई हो, और पर्सन सीवियर हाइपोवोलिमिक शॉक में चला जाए, तो जेजी एपरेटस भी फेल हो जाता है। उस दौरान कोशिश ये नहीं करना है कि जेजी एपरेटस संभाल लेगा, हमें कुछ खुद को प्रयास करने हैं उसको मैनेज करने के लिए। ये कुछ हद तक कोशिश करता है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अगर बहुत सीवियर डिस्टर्बेंसेज आ जाए तो जेजी एपरेटस भी फेल हो जाएगा। एक पर्सन के अंदर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गई हो तो उस दौरान जेजी एपरेटस भी फेल हो जाता है। कुछ हद तक ये कोशिश करता है कि बॉडी फाइट बैक करें, रेस्पॉन्ड करें उस चीज को। अगर हाइपोटेंशन हुई है तो बीपी बढ़ाने की कोशिश करें, और अगर हाइपरटेंशन हुई है तो बीपी कम करने की कोशिश करें। लेकिन अगर पैथोलॉजिकली या अगर अपन बात करें दूसरी भी किसी भी वजह से अगर सीवियर डिस्टर्बेंसेज आए बीपी के अंदर, तब उस कंडीशन के अंदर ये जेजी एपरेटस कोशिश जरूर करता है, लेकिन उस कंडीशन को मैनेज करने के अंदर असफल रहता है। तो ये अपन ने पढ़ा है जेजी एपरेटस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि जितना भी अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।